हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of Viswas Test Series for Class 11th for the academic session 2022 से 23 के लिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, विश्वास टेस्ट सीरीज नंबर 1 फॉर क्लास 11th. टॉपिक क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स थ्योरी. ठीक है बच्चों, इस टेस्ट का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. मोरओवर इस टेस्ट को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करेंगे, तो इसलिए आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है. ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मोरओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमारी मैथ मिशन सीरीज की बुक परचेज कर सकते हैं, जिसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं. इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस क्वेश्चन का आंसर यस में हो जाए. ठीक है बच्चों, मोरओवर बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और अपने टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों. तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन 1 के ऊपर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. राइट द फॉलोइंग्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. जो गिवन सेट्स यहाँ पर ए बी सी डी, ये 4 पार्ट्स में जो सेट्स गिवन है, इनके लिए मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, यानी डेफिनेशन में यानी स्टेटमेंट का यूज करते हुए इनको कन्वर्ट कर देना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से सुनना. अगर आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखो तो सभी टर्म्स के न्यूमरेटर में तो 1 दिख रहा होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट में 196 यानी 14 का स्क्वायर. समझे? अच्छा, फर्स्ट टर्म को अगर आप 1/1 लिखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 के बारे में तो बताया ही मैंने 2 स्क्वायर और 9 के बारे में 3 स्क्वायर, 16 के बारे में 4 स्क्वायर. तो कुछ आइडिया लगा? तो बस इन सभी डिस्कशन का यूज करते हुए मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखूंगा ध्यान से देखते रहो बच्चों. x सच दैट x इक्वल्स 1/n स्क्वायर. यहाँ पर n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और यहाँ पर n मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 14. समझे? 14 के इक्वल हो जाए n या फिर 14 से छोटा हो, लेकिन नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर 14 तक जो भी नेचुरल नंबर्स आपको मिलेंगे 1/n स्क्वायर में n की जगह डाल दो, एलिमेंट x मिल जाएगा तो आपका सेट तैयार हो जाएगा. तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का. ठीक है जी. अब जरा इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 2, 5, 10, 17 और यहाँ पर 257. देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके देखो, 2 स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके देखो, 3 स्क्वायर प्लस 1, कुछ समझ रहे हो? इन सब की वैल्यूज क्या आने वाली हैं? 2, 5, 10, फिर ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 1 और ऐसा करते हुए लास्ट में आप देखोगे तो 16 स्क्वायर प्लस 1. 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256. ठीक है बच्चों, तो बस इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म बड़े आराम से आ जाएगा. x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर भी n क्या है? नेचुरल नंबर जो कि लेस देन और इक्वल टू 16 होना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये रहा सेकेंड पार्ट का भी आंसर. क्वेश्चन 1 का बी पार्ट सॉल्व हो चुका है बच्चों. अब जरा सी पार्ट को देखते हैं. सी पार्ट में क्या बोला हुआ है? सी पार्ट में लिखा हुआ है +-3, यानी आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो. अब इसका मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0. समझे? बस मेरा काम हो गया. यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू +3 और -3 आएगी और बस ये एलिमेंट्स आपको तो मिल ही जाएंगे. तो बस ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म. वैसे इसका आंसर किसी और तरीके से भी लिख सकते हो क्या? मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है बच्चों, चलिए जरा लास्ट वाले को देखते हैं. तो लास्ट वाले में आपको दिख रहा होगा सिंगल एलिमेंट यानी 0. तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं ध्यान से देखना. x सच दैट
x बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पर x को मैं कह दूंगा कि -1 से बड़ा बट 1 से छोटा। तो यहाँ पर -1 और 1 के बीच का जो इंटीजर होगा वो क्या होता है, तो 0 ही होता है। तो बस ये भी आपका आंसर ठीक हो गया। इसका आंसर भी क्या किसी और तरीके से लिखा जा सकता है? मुझे कमेंट करके आप लोग बताना जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक सेट ए है, ये रहा डेफिनेशन, ध्यान से पढ़ लो। x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये तो सेट ए का डेफिनेशन है। फिर सेट बी भी हमें दे रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। हमको बताना है कि a और b इक्वल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट में लिख लेता हूँ। यहाँ पर x बिलोंग्स टू z प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स x का मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। लेकिन ये जो भी नंबर मैं लिख रहा हूँ इसमें अगर x का स्क्वायर करोगे तो वो लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 या फिर 2, क्योंकि इन्हीं दोनों कंडीशंस में x आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और इसका स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा भी मिलेगा। सो दैट मीन्स सेट ए की वैल्यू क्या आ गई? 1,2। ये तो रोस्टर फॉर्म आ गया सेट ए का। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेट बी में क्या बोला हुआ है? देखो ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है ना, अगर आप इसमें फैक्टर बना के यहाँ पर रूट्स निकाल लो तो आपको दिखेगा कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है बच्चों, यानी सेट बी का भी अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखते तो यहाँ पर भी 1,2 लिखते। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में और सेट बी में भी दो ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट तो होंगे, लेकिन अगर इन दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हुए तो फिर ये इक्वल सेट्स भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट सेट बी में भी है। सो देयरफॉर हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि ए इक्वल्स बी बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। समझे? तो ये रीज़न हो जाएगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स हैं। तो बस यही तो पूछा था, स्टेट वेदर और नॉट ए इक्वल्स बी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? इफ z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपको z माइनस n निकालना है। देखो z माइनस n का मतलब ये हुआ कि इसमें से नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को हटा दो। किसमें से? तो z में से हटा दो। सो दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स बचेंगे और 0 बचेगा। तो इसको कैसे लिखोगे? z माइनस n इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा? देखो नेगेटिव इंटीजर्स यूनियन 0, या तो ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो बच्चों? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट्स लगाते हुए -3 -2 -1 0। देखो इस तरीके से, समझे? ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बस आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है? राइट द इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, x सच दैट x इज ए रियल नंबर, और यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स x की वैल्यू -3 से बड़ी या इक्वल हो सकती है, बट ये 6 से छोटी ही होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 पे ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। बस ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन 4 का। अब जरा क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है? इफ़ a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में से ही आएंगे, यानी a में जो भी एलिमेंट होगा वो सेट b में से ही बोरो किया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हमको वैल्यू बतानी है a इंटरसेक्शन b की। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा सेट a में वो सेट b में से ही लिया गया होगा। दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b अगर आप लिखोगे तो आपको सेट a ही एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मोर ओवर a यूनियन b भी पूछा गया है, तो a यूनियन b में आपको सेट b मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर a इज ए सबसेट ऑफ b इस डेफिनेशन में बताया कि a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो b में से ही लिए गए होंगे। तो यहाँ पर a यूनियन b करोगे तो वो पक्का सेट b ही मिलना चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अब 2 मार्कर्स की बारी है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं पढ़ना। राइट द फॉलोइंग्स इन द रोस्टर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म में हमें इनको लिखना है। देखो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, x सच दैट x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 2 3 ऐसे लिखते जाओ, समझे। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि x स्क्वायर करोगे तो लेस देन 50 आना चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर 0 स्क्वायर को चेक कर लो, 1 स्क्वायर को चेक करो, 2 स्क्वायर को चेक करो, 3 स्क्वायर को चेक करो, 4 स्क्वायर को चेक करो। मेरी बात समझ आ रही है। 5 स्क्वायर को चेक करो, 6 स्क्वायर को चेक करो, 7 स्क्वायर को चेक करो। तो ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे, यानी 0 1 4 9 16 25 36 एंड 49, अब इसके बाद अगर तुमने 8 स्क्वायर लिखा होता तो ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाती, समझे बच्चों। सो दैट मीन्स x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो बस इसका रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 6 के ए पार्ट का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा बी पार्ट को भी देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 2 3 ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जिसके अगर फैक्टर मैं बनाने लगूँ तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। एक बार चेक करके देखना बच्चों, बात बन रही है या नहीं, बिल्कुल बन रही है ना, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी -2 एंड 1। अब देखो यहाँ पर इसने बोला था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फिर ये इक्वेशन दिया हुआ था। इस इक्वेशन के रूट्स जो मैंने निकाले उसमें से सिर्फ x इक्वल टू 1 ही ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर है। तो बस इसका रोस्टर फॉर्म जब आप लिखोगे तो लो जी, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब जरा सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 +-2 +-3, अब ऐसे लिखते जाओ, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन ये सभी इंटीजर्स अगर इस कंडीशन को फुलफिल करें तब तो हम इन x की वैल्यूज़ को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म बनाते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करूँगा, 0 + 1 <5, क्या ये फुलफिल होगा, यस बिल्कुल फुलफिल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या बनने वाला है, 1 का मॉडुलस यानी 1 ही रहेगा, 1 > 5, बात बन गई। यानी x की जगह मैं 0 डाल सकता हूँ। ऐसे ही x की जगह यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 + 1, समझे, यानी इससे भी बात बन जाएगी। x की जगह 2 डाल के देखो, 2 + 1 यानी 3 < 5, यानी इससे भी बात बन गई, समझे। x की जगह 3 डालोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, चेक करके देख लो। लेकिन x की जगह अगर 4 डाल दिया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों, क्योंकि 5 का मॉड यानी 5 < 5 ऐसी कंडीशन बनेगी और ये एब्सर्ड हो जाएगा। तो x की ये वैल्यूज तो मैंने डाल दी हैं, यानी अब कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। जरा नेगेटिव इंटीजर को भी चेक करते हैं। x की जगह -1 डाल के देखते हैं, -1 + 1 है ना, यानी 0 का मॉडुलस यानी 0 < 5, यानी बात बन जाएगी। -1 से बात बनी, -2 भी चेक करके देख लो, इससे भी बात बन जाएगी। -3 यहाँ पर डाल के देखो, 1 - 3 यानी -2 का मॉडुलस यानी 2 < 5, यानी इससे भी बात बन जाएगी। -3 से, -4 से भी बात बनेगी, ठीक है बच्चों। और -5 डालोगे ना तो 1 - 5 यानी -4 का मॉडुलस यानी 4 < 5, इससे भी बात बन जाएगी अगर x की जगह -5 आपने डाला, ठीक है बच्चों। लेकिन -6 डालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर इसके बाद -7 पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी और कोई स्मॉलर इंटीजर आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो बस यहीं पर आपका काम खत्म हो गया। ये रहा जी आंसर इस सी पार्ट का भी, ठीक है बच्चों। आगे चलें, लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले में क्या बोला हुआ है, m such that m is a month of year having less than 31 days। तो 31 दिनों से कम दिन वाले महीने कौन से होते हैं साल में, उनको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फरवरी, तो ये लिखा मैंने फरवरी। इसके बाद मार्च तो नहीं, अप्रैल, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अप्रैल के बाद मई बिल्कुल नहीं, ये रहा जून।
जुलाई अगस्त को छोड़ो, फिर आपका सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर तो नहीं आएगा, अब आएगा नवंबर। तो बस ये वो महीने हैं जिनमें 31 से कम दिन होते हैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट का सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन 7 को देखते हैं, जो कि यहीं पर आपको दिख रहा होगा। इसमें एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, हमको ये निकालना है और ये भी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बी इंटरसेक्शन ए निकाल लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ये हुआ सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है, बस वो एलिमेंट्स लिख दो। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी में यहाँ 4 5 7 8 3 5 9 10 यानी एलिमेंट 5 कॉमन है बस। तो बस अब इसकी हेल्प से ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू मुझे लिखनी है। तो सेट ए ये रहा और बी इंटरसेक्शन ए वाला सेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब इसकी वैल्यू आप लिखोगे, देखो 4 तो लिखना पड़ेगा, 5 हम छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। समझे बच्चों। अब जरा a माइनस बी और b माइनस ए, पहले इनको निकालते हैं, उसके बाद इनका भी यूनियन लेना पड़ेगा मुझे। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी ये रहा a और ये रहा b। तो 4 तो हम लिखेंगे, ठीक है ना। 4 के बाद 5 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और फिर 8 भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि b माइनस ए भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। तो b माइनस ए, ये रहा सेट b और ये रहा सेट a। तो 3 हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। 5 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का यूनियन लेना है b माइनस ए के साथ। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स आए हैं ना, सबके मिक्सिंग कर दो। ऊपर से 4 7 8 और यहाँ से 3 9 10, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इनको सीक्वेंस में लिख सकते हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि बोलने में आसानी हो। तो यहाँ से आप 3 ले लो, है ना, फिर ऊपर से 4, फिर 7 8 और फिर 9 और फिर 10। लेकिन ऑर्डर में लिखने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी मैंने लिखा। तो ये रहा आपका आंसर और एक आंसर यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 8, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है हमें, यहाँ पर एक सेट ए है और एक सेट बी है, हमसे ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले सेट बी का मुझे यहाँ रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। इसने क्या बोला हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आने चाहिए x की जगह पे, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू 5 वाली कंडीशन भी लेकर आया हुआ है। यहाँ पर देखो x लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5, बस इतनी होगी बच्चों। तो सेट ए पहले से गिवन था, सेट बी हमने लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है, अब यहाँ पर इसने बोला है a इंटरसेक्शन b की वैल्यू। तो सेट ए ये रहा बच्चों और सेट बी आपने अभी लिखा है। दोनों में आपको कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या है बच्चों, यहाँ 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी 1 2 4 5, बस ये आपका आंसर आ गया। फिर आपको ए यूनियन बी भी लिखना है, यहाँ पर आप चेक कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 2 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उठा के सबको मिक्स करके लिख दो, बस ये आपका आंसर आ गया। तो वैसे तो क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा पार्ट भी दिख रहा है। इसमें वेन डायग्राम भी हमें बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं जरा इसका भी काम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। तो ये मैंने आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जो कि यूनिवर्सल सेट का काम करेगा यहाँ पर, और ये रहा मेरा सेट ए, ठीक है, इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत थी। और ये रहा सेट बी, तो ये रहा सेट बी और ये रहा सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो बीच में आ जाएंगे। तो ये रहा 1 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 5, ठीक है ना। ये देखो इसकी हेल्प से मैंने लिखा। लेकिन जब यहाँ पर सेट बी को आप देखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट 3 भी है। तो लो जी, यहाँ पर सेट बी वाले सर्कल में मैंने एलिमेंट 3 को भी पुट कर दिया। सो 1 2 4 5 ये तो सेट ए का हिस्सा है, और ये 1 2 3 4 5 ये सेट बी का हिस्सा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए शेडिंग करूँगा, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपकी शेडिंग आ जाएगी, ठीक है। मैं शेडिंग इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको एलिमेंट्स भी दिखते रहें। तो बस ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का शेडिंग हुआ। अगर ए यूनियन बी के लिए शेडिंग करना हो तो यहाँ पर मैं अब एलिमेंट शो नहीं करूँगा, डायरेक्टली बना दूंगा ऐसे, क्योंकि थोड़ी जगह की भी कमी है।
ये रहा आपका सेट ए, ठीक है, ये रहा सेट बी। इंटरसेक्शन के बारे में बता चुका हूँ, एलिमेंट्स पहले ही डिपिक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अब क्योंकि आपको ए यूनियन बी का बनाना है तो इस तरीके से शेडिंग होगा बच्चों, समझे। तो ये ए यूनियन बी का आपने शेडिंग कर दिया। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोला हुआ है? वेल यहाँ पर ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 9 में सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोला गया है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। फिर बोला गया इफ पॉसिबल राइट द नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी कितने सबसेट्स आएंगे ये भी हमें काउंट करके बताना है। फिर कितने प्रॉपर सबसेट्स आएंगे ये भी बताना है। देखो सबसे पहले सेट ए को ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहला एलिमेंट आपको दिख रहा होगा 5 और लास्ट वाला एलिमेंट भी तो 5 है बच्चों। सो दैट मीन्स सेट ए को अगर मैं री राइट करूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 2, 3। यहाँ पर इस 2, 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो एज सच तो ये सेट है, लेकिन क्योंकि ये सेट ए के करली ब्रैकेट के अंदर बंद है तो ये फिर एलिमेंट की तरह काम करेगा। सिमिलरली 5 एम्प्टी सेट के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये सेट होते हुए भी ए के करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद है ना। देखो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद है तो ये सेट ए का एलिमेंट माना जाएगा। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं और इस वजह से मुझे ये पता है कि कितने सबसेट्स होंगे और कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना शुरू करूँ नंबर ऑफ सबसेट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, समझे। 2 की पावर 2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n -1, समझे। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए ये तो ऊपर आया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए फॉर्मूला मैंने बताया 2 की पावर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट -1, 2 की पावर 2 यानी 4 - 1 यानी 3। तो यहाँ पर ये नीचे पूछा हुआ है ना आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो इनका तो सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब जरा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमसे सभी सबसेट्स लिखने के लिए बोला हुआ था, तो चलते हैं जरा सबसेट्स भी लिख लेते हैं। सो सबसेट्स ऑफ सेट ए, अब ये क्या होंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर पहले एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट में डाल देंगे। पहला एलिमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अब इसको करली ब्रैकेट में डाल दो। फिर यहाँ पर अपने पूरे सेट को एज इट इज़ लिख लो, क्योंकि टोटल 4 सबसेट्स ही तो आने थे। अभी आप काउंटिंग कर सकते हो, आपको 4 सबसेट्स मिल चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 9 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन 10 में क्या बोला हुआ है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो सबसे पहले कंसेप्ट सुनो। कोई से भी 2 सेट इस तरीके से हों कि उनका इंटरसेक्शन लेने पे 5 आ जाए, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ए और बी कैसे पेयर हैं? देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स, समझे बच्चों। तो ये तो कंसेप्ट हो गया, ये तो कंसेप्ट हो गया कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पे कोई भी एलिमेंट ना मिले तो उन दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स का पेयर बोलते हैं। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं जरा। यहाँ पर पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है? ये देखो ये पहला सेट है और ये आपका दूसरा सेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखो इस वाले सेट का वैसे तो आप नाम दे दोगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने नाम तो नहीं दिया फिलहाल, मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका इंटरसेक्शन इस वाले सेट के साथ अगर आप लेकर देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब मैं कहूँगा ये 5 के इक्वल है। मतलब ये जो सेट्स हैं ना, यानी दीज सेट्स आर डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है बच्चों। तो ए पार्ट का आंसर तो ये रहा, ठीक है। अब जरा बी पार्ट में देखते हैं। x इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर। अब पॉजिटिव प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखने लगूं तो पॉजिटिव प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि 2, 3, 5 ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x इज एन इवन इंटीजर। अब ये तो नहीं बोला कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बच्चों, देखो +-2, देखो जैसे ही मैंने ये लिखा ना, आगे मुझे और लिखने की जरूरत नहीं है, यानी +-4 ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लेके देखोगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट 2 आपको पक्का दिखेगा बच्चों, समझे मेरी बात।
तो बस ये एलिमेंट अगर दिख गया आपको तो ये 5 के इक्वल तो होगा नहीं, यानी नॉट इक्वल टू 5 बनेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, ये जो सेट्स हैं ये कैसे सेट्स हैं, दीज आर नॉन डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स। समझे बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा सी पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है x इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है इन्होंने, x सच दैट x इक्वल्स टू n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसी को लिख लो ना, सेकंड वाले को। देखो यहाँ पर n इज अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स अगर n की जगह 1 2 3 4 ऐसे डालोगे ना तो फिर x की वैल्यू मिलेंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये बनेगा 2 4 6, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने सेकंड वाले सेट की वैल्यू लिख ली है, यानी सेकंड वाले सेट का रोस्टर फॉर्म क्या आएगा वो लिख दिया है। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में बोला हुआ है इसका रूट होगा x, तो मतलब इसका रूट कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स से x काट दो, x इक्वल टू 1, ऐसे निकालोगे क्या? वेल ऐसे नहीं निकालना है बच्चों, ऐसे करोगे ना तो यहाँ पर रूट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, एक रूट कम आएगा। मतलब देखो ये क्वाड्रेटिक है ना तो 2 रूट्स आएंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ x की जगह 1 लिखा था, सिंगल रूट, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर वेरिएबल टर्म्स को आप कैंसिल कर देते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम साइड चेंज करेंगे और x कॉमन लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स 0 लिखेंगे, फिर x कॉमन लेंगे तो देखो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 भी आएगी और 1 भी आएगी। तो यहाँ पर अगर आपने लिखना शुरू किया ना, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म तो 0,1 देखो ऐसे आएगा इस वाले सेट के लिए। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, यानी कॉमन अगर कुछ है तो लिखो, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, दीज सेट्स आर डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स। समझे बच्चों, तो बस यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है आपके साथ। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे क्या बोला हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एनी सूटेबल एग्जाम्पल, कोई भी आपको सूटेबल एग्जाम्पल लेना है, आपको प्रूव करना है इस चीज को, है ना, किसी भी सूटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट RHS में, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो, जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इससे डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर आप मुझे सॉल्व करके भेजना, कमेंट में करोगे या फिर ग्रुप में भेजोगे, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, छोटा सा एक सेट ले लिया मैंने। एक सेट ए ले लेता हूँ मैं, सपोज यहाँ पर लिखा मैंने 2 3 4, ठीक है बच्चों। फिर एक सेट बी ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं a माइनस बी लिखूंगा, तो सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं मुझे जो कि बी में प्रेजेंट ना हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा, ध्यान से देख लो आप लोग बस, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u माइनस बी करने से। तो u मतलब यूनिवर्सल सेट आपको दिख रहा होगा और सेट b भी आपको दिख रहा होगा। सो u माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों, u माइनस बी लिखोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं निकालने जाऊँगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये रहा सेट a और ये रहा b कॉम्प्लीमेंट वाला सेट। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट जो कि सिर्फ 2 है, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो और इस रिजल्ट को इक्वेशन फर्स्ट बोलो। आप यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हो कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी विल बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। समझे, तो बस आपका प्रूफ तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये आपके इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, यानी विश्वास टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मीनवाइल इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।